हेलो साथियों, नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है दोस्तों। जल्दी से जल्दी इस सेशन को आप शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ। दोस्तों आज एक अपन बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, कक्षा 10 चैप्टर नंबर 2 मानव तंत्र का। इससे पहले मैंने 6 सेशन दिए थे दोस्तों, और ये पार्ट 7 है जो आज अपन अध्ययन करेंगे। इससे पहले दोस्तों मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों हमारा चैनल मोनेटाइजेशन हो चुका है। बिल्कुल दोस्तों, हमने जो मेहनत की वो वास्तव में मेहनत रंग लाती हुई नजर आ रही है। आगे भी अच्छा प्रोग्रेस होगा दोस्तों, अगर आपका अच्छा सपोर्ट रहा तो दोस्तों हम हमारी तरफ से 100% देने की कोशिश करेंगे। आप अपनी तरफ से सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों। तो बिना देरी के आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं स्वच्छंद व स्वच्छंद तंत्र। अब देखिए, स्वच्छंद सजीवों का एक महत्वपूर्ण घटक है, या कह सकते हैं एक उपयोगी क्रिया है दोस्तों। ऐसी तो बात है नहीं कि श्वसन के बिना मानव जीवन की परिकल्पना करना भी दोस्तों असंभव है। जाहिर सी बात है, कोई भी सजीव है वह श्वसन के बिना जीवित नहीं रह सकता। जिस प्रकार हमारे शरीर में उत्सर्जन की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार श्वसन की भी आवश्यकता होती है। क्योंकि दोस्तों ये सजीवों का क्या है, महत्वपूर्ण घटक है, या कह सकते हैं महत्वपूर्ण एक क्रिया है। तो देखिए, श्वसन में ये सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि भैया श्वसन में कौन सी गैस काम में लेते हो, तो आप कहोगे सर सभी सजीव श्वसन में O2 गैस को काम में लेते हैं। लेकिन मनुष्य क्या है दोस्तों, मनुष्य सहित तो कुछ अन्य जीव जंतु है जो भले भोजन बना रहे होते हो या फिर नॉर्मल स्थिति में कौन सी गैस काम में लेते हैं, ऑक्सीजन ही लेते हैं। लेकिन पेड़ पौधों की बात करूं, क्योंकि दोस्तों पेड़ पौधे भी सजीव में आते हैं, अगर मैं पेड़ पौधों की बात करूं तो पेड़ पौधे दोस्तों कौन सी गैस काम में लेते हैं, जब पौधे O2 गैस को काम में लेते हैं सामान्य अवस्था में। लेकिन जब पौधे भोजन बनाएंगे, यानी पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान क्या करेंगे, पेड़ पौधे कौन सी गैस काम में लेंगे, वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड गैस को काम में लेंगे। तो देखिए दोस्तों, श्वसन को परिभाषित करते हैं विद्यार्थियों की। श्वसन होता क्या, आखिर श्वसन की क्या परिभाषा है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ श्वसन। क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, श्वसन लिख रहा हूँ। अब आपको पता है कि हमारे शरीर में कई प्रकार की क्या पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती है। तो देखिए, मानव शरीर में यानी हमारे शरीर में उपस्थित, या कह सकते हो सजीवों में कोशिकाओं के द्वारा, सजीवों में कोशिकाओं के द्वारा विभिन्न, सजीवों में कोशिकाओं के द्वारा विभिन्न खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता रहता है। सजीवों में कोशिकाओं के द्वारा विभिन्न खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण, या कह सकते हैं विघटन, या कह सकते हैं विखंडन, एक ही चीज है, या विघटन कह दो या विखंडन। विखंडन का मतलब होता है टूटना। तो क्या होता है कि कई प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं, वो क्या होते हैं, श्वसन की प्रक्रिया के दौरान विखंडित होते रहते हैं। तो सजीवों में कोशिकाओं के द्वारा विभिन्न खाद्य पदार्थों का विखंडन होता है। इस प्रक्रिया में CO2 गैस का क्या होता है, निर्माण होता है। CO2 गैस का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, एवं ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण होता है। और ये संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। ठीक है, तो एक हिसाब से देखें श्वसन कैसी अभिक्रिया है, श्वसन विखंडन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के जो खाद्य पदार्थ है, वो खाद्य पदार्थ श्वसन की प्रक्रिया के दौरान क्या होते हैं, विखंडित होते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब होता है टूटते हैं। ठीक है, और इस प्रक्रिया में क्या होता है, CO2 गैस क्या होती है, उत्सर्जित होती है। कह सकते हैं यहाँ पर एक श्वसन, अगर मान लो कंपटीशन के लिहाज से देखें बच्चों, तो यहाँ पर श्वसन कैसी अभिक्रिया, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया, क्योंकि उष्मा मुक्त होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ठीक है, और इसके अलावा जो भी आपके खाद्य पदार्थ है, मतलब जटिल पिंडक है, जैसे ग्लूकोज है, हमारे भोजन में क्या होता है, ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज का यहाँ क्या होगा, विखंडन होगा। ठीक है, ग्लूकोज का सूत्र कोई विद्यार्थी पूछे, C6H12O6 होता है, C6H12O6 होता है। तो ये मतलब ग्लूकोज जैसे जो विभिन्न घटक है वो क्या होते हैं, टूटते हैं, और इस प्रक्रिया में क्या होती है, CO2 गैस तो उत्सर्जित होती है, और इसके अलावा ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण होता है। और वो ऊर्जा किस रूप में संचित होती है, ATP के रूप में संचित होती है। अब मेरे कई लालों को पता नहीं कि सर ATP क्या होती है, बिल्कुल ATP आपको मैं समझा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, ATP क्या होती है, तो देखिए जिस प्रकार आपने पढ़ा है कि भाई कोशिका का शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया होता है,
ठीक है। तो उसी प्रकार क्या होता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित रहती है। एटीपी क्या होता है, हमारी कोशिकाओं में एक ऊर्जा बैंक के रूप में कार्य करता है। हमारी कोशिकाओं में एक ऊर्जा बैंक के रूप में एटीपी नामक संरचना या एटीपी नामक एक चक्र चलता है, वो क्या करता है, कार्य करता है दोस्तों। इसका पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये देखिए मैं श्वसन की प्रक्रिया में कुछ चीज मेन आई है, बेसिक है दोस्तों, मैं थोड़ा गहराई में जाकर बात कर रहा हूँ, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, बने रहिएगा दोस्तों, थोड़े घबराइए मत, आगे टॉपिक अच्छा आने वाला। थोड़ी से मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिक बात कर रहा हूँ, गहराई में जा रहा हूँ, ठीक है। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है, फास्फेट के अंदर 3 अणु बनते हैं, ठीक है। तो दो जो फास्फेट के अणु हैं वो तो दोस्तों एक सरल बंध द्वारा बंधित रहते हैं, और एक रहता है लहरदार बंध द्वारा बंधित। अब क्या होता है कि लहरदार बंध है, इस लहरदार बंध की बंध ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। तो ये क्या होता है, जल्दी टूट जाता है। अब जैसे ही जल्दी टूटेगा तो क्या होगा, यहाँ पर 2 पी रह जाएंगे, मतलब 2 फॉस्फेट रह जाएंगे, और एडीपी किस में रूपांतरित हो जाएगा, सॉरी एटीपी किस में रूपांतरित हो जाएगा, एडीपी। अब यहाँ एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, तो यहाँ मैंने पूरा नाम भी बता दिया, कभी कंपटीशन के लिहाज से क्वेश्चन बनता है कि एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलिए, उम्मीद करता हूँ श्वसन की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। हालांकि देखिए अलग अलग सजीवों में श्वसन की पूरी जो सिस्टम है वो अलग रहता है। अपन यहाँ अध्ययन करेंगे मानव श्वसन तंत्र। कौन सा तंत्र ला रहा हूं, मानव श्वसन तंत्र। देखिए मानव श्वसन तंत्र क्या होता है, आइए अपन इसका भी डिस्कस करते हैं। मानव श्वसन तंत्र, ठीक है, मानव श्वसन तंत्र। अब देखिए मनुष्य में श्वसन की प्रक्रिया कैसे कैसे होती संपन्न। तो जो मानव में श्वसन तंत्र होता है वो 3 स्टेप में होता है, या कह सकते हैं कि इसके जो भी अंग काम में आते हैं श्वसन तंत्र में, आप सारा मान रहे हैं, चित्र के माध्यम से देख रहे होंगे कि सर ने यहाँ लिख रखा है कि भाई ग्रसनी है, स्वरयंत्र है, फेफड़े है, ठीक है, श्वास नली, सोचनिका, सारी चीज मैं आपको समझाऊंगा, पूरा डिस्कस करूंगा, ठीक है। अगर पार्ट यहाँ पूरा नहीं होता है आज तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट में सेकेंड वीडियो में पूरा डाल दूंगा, नेक्स्ट हमारी क्लास जब भी रहती है, ठीक है, जल्दी रहेगी। अब देखिए मानव श्वसन तंत्र में देखिए 3 चरणों में पूरा होता है। एक तो ऊपरी श्वसन तंत्र, कौन सा श्वसन तंत्र लगाओ, ऊपरी श्वसन तंत्र। दूसरा रहता है आपका निचला श्वसन तंत्र, कौन सा, निचला श्वसन, निचला श्वसन तंत्र। और तीसरा है श्वसनी मांसपेशियां, श्वसनी मांसपेशियां, यानी श्वसन की प्रक्रिया में मांसपेशियों की भी भूमिका रहती है। अब मैं 10th लेवल से चल रहा हूँ। छोटी क्लास में क्या होता है कि नॉर्मल वे में समझा दिया जाता है, हाँ भाई बच्चे का लेवल देखा जाता है, 6ठी 7वीं में बच्चे का लेवल देखा जाएगा, सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है। चलिए, तो देखिए ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसनी मांसपेशियां। अब देखिए ऊपरी श्वसन तंत्र में भाई ऊपरी भाग कौन कौन से हैं जो श्वास लेने में काम आते हैं, सीधी बात है सर, एक तो हमारी नासिका है, ठीक है, नासिका के बाद कभी कभार मुंह भी काम में आता है श्वास लेने में। जब कुत्ता पीछे दौड़ रहा होता है तो आप भागते हो, हाँफते हो, ठीक है, तो भी कभी कभी काम आता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक ग्रसनी पाई जाती है, वो ग्रसनी भी काम आती है ऊपरी भाग में। एक स्वर यंत्र पाए जाते हैं जो आवाज उत्पन्न करते हैं, ठीक है, तो वो भी काम में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा निचले श्वसन तंत्र की बात करें तो जहां आपका स्वर यंत्र खत्म हो जाएगा वहां फिर श्वास नली, ये फेफड़े, स्वचनिका यानी ब्रोंकियस, ये चीजें आएगी। इसके अलावा मांसपेशियों की भी भूमिका, डायाफ्राम बोलते हैं दोस्तों, जब आप श्वास को अंदर लेते हो तो क्या स्थिति थी डायाफ्राम की, बाहर निकालते हो तो क्या स्थिति होती है, वो सारा जो भी मटेरियल होगा मैं आपको एवं तरीके से पूरा विस्तार से गहराई से समझाऊंगा। चलिए बात करते हैं पहले सिस्टम्स की ऊपरी श्वसन तंत्र। कौन सा श्वसन तंत्र है विद्यार्थियों, ऊपरी श्वसन तंत्र, ऊपरी श्वसन तंत्र। परीक्षा में प्रश्न आता है बोर्ड में कि मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाते हुए, मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाते हुए ऊपरी श्वसन तंत्र को समझाइए। ऊपरी श्वसन तंत्र के जो भी अंग है उनको क्या करना है, समझाना है, ठीक है। तो मानव श्वसन तंत्र का चित्र आपका 2 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। पहले चैप्टर 6 नंबर का था, अब कोर्स में थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ, वो भी हमारे चैनल पे वीडियो डाला हुआ है। साइंस में क्या चेंजेस हुआ, कितने चैप्टर रहे, कितने हट गए हैं, ये हटा नहीं है, इसके कुछ टॉपिक पीछे वाले तंत्र है वो हटा दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए
यहाँ पर आपका 2 नंबर का एक चित्र आएगा। इसके सारे भी जो अंग है 2 3 4 पार्ट से ऊपरी श्वसन तंत्र के, वो आपको लिखना होता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का रहता है। और इस चैप्टर से देखिए अब चेंजेस हुआ, तो हालांकि पेपर का जो नमूना है वो हमारे पास अभी आया नहीं कि अब की बार पेपर में अथवा में क्वेश्चन कहां से बनने वाला। पहले इससे जो लास्ट एग्जाम हुए हैं 2017 से होते आ रहे हैं, ठीक है। 2017 बोर्ड, 18 बोर्ड, ठीक है, सॉरी 2018 बोर्ड, 19 बोर्ड, 20 बोर्ड, ठीक है। इस न्यू सिलेबस के 3 एग्जाम अभी तक हुए हैं। और इस 3 एग्जामों में दोस्तों इस चैप्टर से एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता था, लेकिन अब की बार वो नहीं आने वाला है। और एक क्वेश्चन निबंधात्मक रहता था, वो भी अथवा में आता था। तो यहाँ से दोस्तों चांस बनते हैं आपके अथवा में क्वेश्चन मिलेगा, और श्वसन तंत्र से मिलने की मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है। अब देखिए ऊपरी श्वसन तंत्र में एक पहला भाग होता है नासिका। क्या है? नासिका या नासागुआ बोल सकते हैं आप दोस्तों, नासागुआ, ठीक है। दूसरा यहाँ पर पढ़ेंगे मुंह, ठीक है, मुंह की भी भूमिका है। तीसरा यहाँ पर अपन पढ़ेंगे दोस्तों ग्रसनी। क्या पढ़ेंगे? ग्रसनी पढ़ेंगे। और चौथा पढ़ेंगे यहाँ स्वर यंत्र, या बोलते हैं लैरिंग्स। क्या बोलते हैं लालो? लैरिंग्स बोलते हैं। ये तो आपके क्या है? पार्ट है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि ये चीज पहले क्या पढ़नी, ऊपरी श्वसन तंत्र में अपन को अध्ययन करना है। अध्ययन करने से तात्पर्य कम से कम इसके बारे में आपको 5 लाइनें आनी चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है। तो मैं इसका पहला भाग ले रहा हूं नासिका, ठीक है। सबसे पहले नाक से शुरू करते हैं भैया, ठीक है, नासिका, ठीक है। ये आपकी नासिका। अब देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा तो ये प्रारंभिक भाग है। एक लाइन अपन की यहां से बनती है कि ये श्वसन का सबसे प्रारंभिक भाग है। श्वसन का सबसे प्रारंभिक भाग है दोस्तों। आपको चीज समझनी है, नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे आपको, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको एक जो भी वीडियो अपलोड हो जाएगा उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। नहीं तो आप हमारे अगर ग्रुप में ज्वाइनिंग हो तो भी ग्रुप में दोस्तों आपको क्या मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे, और वहाँ ग्रुप में आप जुड़ जाइए, वहां से पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। अब देखिए श्वसन ये प्रारंभिक भाग है। कैसा भाग है? श्वसन प्रारंभिक भाग है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ ये श्वसन का प्रारंभिक भाग है नासिका। इसके अलावा ये 2 जोड़ी नासा छिद्रों द्वारा खुलता है, ठीक है। ये एक जोड़ी नासा छिद्रों द्वारा खुलता है। इसका मतलब एक जोड़ी कह सकते हैं, इसमें 2 छिद्र पाए जाते हैं, इसमें 2 छिद्र पाए जाते हैं। अब अगर बात करते हैं कि नासिका के कार्य क्या है, ठीक है। एक तो भाई प्रारंभिक भाग हो गया, सीधी बात है। इसके अलावा 2 छेद पाए जाते हैं, वो तो आप देख भी रहे हो, ठीक है। तो देखिए इसके अलावा अब मैं बात करूंगा कि नासिका के कार्य क्या। भैया सर नाक के क्या काम है? भाई नासिका के कार्य क्या है? तो नासिका के कार्य, पहला काम है O2 युक्त वायु को फेफड़ों तक पहुंचाता है, यानी ऑक्सीजन युक्त वायु को नाक ग्रहण करते हुए विभिन्न प्रक्रियाओं में से गुजरते हुए कहां तक लाता है? फेफड़ों तक लाता है, ठीक है। तो एक आप लिख सकते हो O2 युक्त वायु को फेफड़ों तक पहुंचाता है, फेफड़ों तक पहुंचाता है। मतलब ऑक्सीजन युक्त वायु को नाक क्या करता है? ग्रहण करके फेफड़ों तक पहुंचाता है। फिर दूसरा प्रक्रम, ठीक है। अब ऑक्सीजन आ तो गई, अब क्या होगा? विभिन्न प्रक्रियाओं में से गुजरने के पश्चात क्या होगा? CO2 भी बनेगी, ठीक है। तो CO2 युक्त वायु, जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो वायु है, उसको पुनः क्या करता है? बाहर निकालता। अर्थात अपन एक पॉइंट में बात कर सकते हैं कि ये O2 और CO2 का क्या करता है? विनिमय करता है, आदान प्रदान करता है, ठीक है। तीसरा यहाँ पर एक पॉइंट आप ये बना सकते हो कि नासिका गुहा के अंदर छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? रोम पाए जाते हैं, जो धूल के कणों से, धुएं के कणों से, पराग के कणों से क्या करती है? हमारे वायु को क्या करता? शुद्ध करता। अब देखिए एक भाई जैसे मान लो आंधी आती है, कोई भी मान लो तूफान आ गया, बवंडर आ गया, तो ये थोड़ी होता है कि रेत के कण मान लो आपके श्वसन के अंदर चले जाएंगे, कल्याण हो जाएगा लालो, ठीक है। हमारे अंदर नाक के अंदर मशीनें हैं, मशीनों से और रोम है छोटे छोटे, और जो छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं नासिका गुहा में, जो छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं? पराग कण, धूल के कण, धुएं के कण से क्या करते हैं? हमारी रक्षा करते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि वायु के साथ अगर मान लो अपन रेत के कण खींच भी रहे हैं तो अंदर तक नहीं जाएगी, अंदर शुद्ध वायु जाएंगे, वे सारे के सारे कण क्या हो जाएंगे? वहां पर अटक के रह जाएंगे, ठीक है। चौथी चीज है कि यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? एक सेबेशियस ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि?
सेबेसियस ग्रंथि पाई जाती है। और ये सेबेसियस ग्रंथि एक पीले रंग के गाढ़े द्रव का निर्माण करती है जिसे श्लेष्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्लेष्मा कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, सर्दी जुकाम होते हैं श्लेष्मा निकलता है। छोटे थे आप तो बहुत श्लेष्मा खाई होगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो देखिए हमारे नासिका में क्या होता है, सेबेसियस नामक ग्रंथि पाई जाती है जिससे गाढ़े पीले रंग के द्रव का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं? श्लेष्मा कहते हैं। ठीक है, और ये श्लेष्मा भी क्या करता है? ये श्लेष्मा भी हमारे नासिका गुहा को क्या करता? थोड़ा नम बनाए रखता, जिससे भी अगर धूल धुएं रेत के कण होंगे तो वे लास्ट तक नहीं जाएंगे, यानी फेफड़ों तक वायु क्या होगी? नहीं जाएगी, सीधी सी बात है। पांचवी चीज है कि यहाँ पर क्या होता है कि दोस्तों, यहाँ पर एक विशेष युक्ति कह सकते हैं कि नासिका के अंदर क्या होता है, ताप नियमन टाइप की युक्ति पाई जाती है। मतलब ये क्या करता है? ताप नियमन का कार्य करता है। ताप नियमन से तात्पर्य है कि अगर मान लो कि आप गर्म वायु भी अंदर लोगे या ठंडी वायु भी अंदर लोगे तो वो गर्म ठंडी नहीं रहेगी जैसी आप बाहर से ले रहे हो। ठीक है, अगर मान लो आप सर्दी वाले इलाके में चले जाओ, जम्मू कश्मीर में चले जाओ, लेकिन उस वायु को हमारी नासिका गुहा क्या करेगी? शरीर के टेम्परेचर के बराबर करके अंदर भेजेगी। जैसे एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 36.9 डिग्री होता है, या कहीं कहीं किताबों में 37 डिग्री लिखा आता है। ठीक है, तो उस वायु को क्या करेगी? वो एवरेज 37 तक लाएगी। ठीक है, अगर मान लो बहुत ज्यादा टेम्परेचर गर्म है तो उसको नॉर्मल स्थिति में करेगी, और अगर बहुत ज्यादा ठंडा है तो उसको भी नॉर्मल स्थिति में लाएगी, लेकिन कितना होगा? हमारे शरीर के तापमान के बराबर होगा। तो देखिए भैया, नाक की बहुत ज्यादा काफी भूमिका होती है। इसके अलावा एक बात करूंगा दोस्तों कि सर्दी ऋतु में क्या होता है, सेबेसियस ग्रंथियां क्या होती है, स्राव बढ़ जाता है, या कभी हमारे शरीर में जीवाणु विषाणु संक्रमण हो जाता। सीधी सी बात है कि भाई जुकाम लग गया, इसका मतलब राइनो वायरस ने संक्रमण कर लिया और ये सेबेसियस ग्रंथि को क्या करेगा? प्रभावित करेगा, तो श्लेष्माएं क्या निकलेगी? ज्यादा निकलेगी। ठीक है, अब मान लो कि सर्दी जुकाम हो जाए, तो सर्दी जुकाम है नहीं, कोई श्लेष्मा नहीं आ रही, हो सकता है सर्दी जुकाम हो जाए, श्लेष्मा निकलनी प्रारंभ हो जाती, मानव शरीर है, कुछ भी हो सकता है। चलिए, नासिका कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए, ढोल नगाड़ों के साथ अपन मुंह को पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। तो देखिए, स्वर ऊपरी श्वसन तंत्र का दूसरा पार्ट है लाला मुंह। क्या है रे? मुंह, जिसको प्यार से माउथ कहते हैं। क्या कहते हैं? माउथ कहते हैं। और देखिए मुंह की क्या भूमिका हमारे श्वसन तंत्र में। तो देखिए, कभी कभार श्वसन में मुंह भी काम में आता है। कभी कभार श्वसन की प्रक्रिया में मुंह की भी क्या रहती है? भूमिका रहती है। ठीक है, कब रहती है? एक तो स्थिति ये कि जब मान लो कि कोई कुत्ता पीछे दौड़ रहा है, आप अकेले पड़ गए हो तो हो सकता है, या फिर कभी कभार क्या होता है, कहीं दौड़ के आते हो, जैसे कहीं आर्मी बंदूक तैयारी करते हैं। ठीक है, अब भाई दौड़ना तो पड़ेगा, सीधी सी बात है, 5-6 मिनट में रेस करनी पड़ती है, तो कहता बाद में आके यूं हाँफते हैं। ठीक है, तो वो मतलब मुंह से क्या करता है? श्वास ग्रहण करते हैं, करनी पड़ती, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर थोड़ा यूं शेड्यूल बनाना पड़ता है। मतलब बहुत ज्यादा आपको लंबी लंबी श्वासों की वहां जरूरत रहेगी, वरना आप हाँफ जाओगे। तो कभी कभार क्या होता है, जल्दी जल्दी में अपन को मुंह से भी श्वास को लेना पड़ता है, बट परंतु लेकिन किंतु 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 ठीक है, यहां पर आपका क्या होगा? NOTE नॉट, NOTE नॉट, मुंह से ली गई श्वास, मुंह से ग्रहण की गई श्वास, नासिका से ग्रहण की गई, नासिका से ग्रहण की गई श्वास की तुलना में अशुद्ध होती है। क्या होती है? अशुद्ध होती है। भाई मुंह से आप जो भी श्वास ग्रहण करते हो वो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है। अशुद्ध वायु भी अंदर प्रवेश कर सकती है, क्योंकि अब की बार यहाँ पर आपकी वायु शुद्ध नहीं हुई है। ठीक है, रेत के कण जा रहे तो भी जा रहे हैं। ठीक है, पॉल्यूशन जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर तो कई प्रकार की सूक्ष्म संरचनाएं पाई जाती थी हमारी नासिका गुहा में, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी जाहिर सी बात है कि नासिका से जो भी वायु गई वहां अंत में क्या होता है, यहाँ पर नासाग्रस्ती पाई जाती है। उस नासाग्रस्ती में क्या हो जाएगा? शुद्धिकरण हो जाएगा। ठीक है, फिर नासाग्रस्ती होती है कहाँ आती है? हमारी मुख ग्रस्ती में आती है। ठीक है, लेकिन यहाँ मुंह से डायरेक्ट ले रहे तो डायरेक्ट मुख ग्रस्ती में चली जाती है, इसलिए क्या होगी? वायु शुद्ध नहीं होगी। तो यहाँ एक ध्यान रखना, यहाँ आप पॉइंट इतना लिख सकते हो
कि मुख क्या है, द्वितीयक श्वसन अंग है, ठीक है, ये प्राथमिक श्वसन अंग नहीं है, मुख द्वितीय श्वसन अंग है। लेकिन कभी कभार मुख भी श्वसन में भूमिका निभाता है। जब अत्यधिक शारीरिक व्यायाम के समय या दौड़ के समय मुंह से भी श्वास को ग्रहण करना पड़ता है, लेकिन मुंह से ग्रहण की गई श्वास नासिका से ग्रहण की गई श्वास की तुलना में क्या होती है, अशुद्ध होती है, ठीक है। चलिए भैया, मुंह कंप्लीट है, तय है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, तीसरा पॉइंट आ रहा जिसका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत करते हैं, ग्रसनी। क्या आती है, ग्रसनी। याद कीजिए लालों, ग्रसनी को मैंने पढ़ाया भी है, आपको पाचन तंत्र में पढ़ाया है। आपको अगर वो नहीं मिल रहा तो आप क्या कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां प्लेलिस्ट में लिखा है क्लास 10th बाय अजय सर, वहां आपको सारे के सारे वीडियो मिलेंगे जितने भी मैंने क्लास 10th के लिए वीडियो अपलोड किए। चलिए, ग्रसनी, ठीक है, ग्रसनी यहाँ पर कह सकते हैं इसका आकार चिमनी नुमा होता है। कैसा होता है, चिमनी नुमा। देख रहे हो या, चिमनी आपकी रसोई में जो बनाते हैं ना, चिमनी थोड़ी ऐसी होती घुमावदार, तो इसका आकार कैसा होता है, चिमनी नुमा होता है, ठीक है। स्थिति, स्थिति कहाँ होती भाई, ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि इसकी स्थिति नासिका गुहा के लास्ट भाग में, ठीक है। नासिका गुहा जहां खत्म होती है, तो नासिका गुहा के अंतिम भाग में, नासिका गुहा के अंतिम भाग में, तथा मुख गुहा का क्या है, प्रारंभिक भाग है। मुख गुहा का क्या है, प्रारंभिक भाग है, ठीक है। अब देखिए, इसके भी दोस्तों 3 भाग होते हैं। एक तो होती है इसमें नासाग्रसनी। कौन कौन होती है, नासाग्रसनी, नासाग्रसनी। दूसरी होती है मुखग्रसनी, तीसरी होती है कंठग्रसनी, तीसरी होती है कंठग्रसनी, ठीक है। सीधी सी बात है, नाक वाली ग्रसनी नासाग्रसनी, मुख वाली ग्रसनी मुखग्रसनी, और कंठ वाली ग्रसनी होती है गले वाली ग्रसनी। वो कौन सी ग्रसनी है, कंठग्रसनी। लेकिन है तो क्या है कि ग्रसनी है, तो इसके क्या पार्ट है। अब भाई बात ये है कि जो आपकी नासिका गुहा है, नासिका गुहा से श्वास जाता कहाँ है, नासाग्रसनी में जाता। कहाँ जाता है, नासाग्रसनी में जाता है। नासाग्रसनी श्वास को कहाँ भेजती है, मुखग्रसनी में भेजती है। और मुखग्रसनी का संबंध किससे होता है, कंठग्रसनी से होता है। किससे होता है, कंठग्रसनी से होता है। तो यहाँ पर आपकी थ्योरी ये बनती है कि नासिका गुहा से सीधी वायु नासाग्रसनी से होते हुए मुख ग्रसनी में प्रवेश करती है और मुख ग्रसनी से होते हुए कंठ ग्रसनी में प्रवेश करती है। ये तो था इसका चक्कर चलने का। और 2-3 पॉइंट ऊपर जो मैंने बता दिए कि ग्रसनी ये चिमनी नुमा संरचना में पाई जाती है। स्थिति कहाँ होती है, ये नासिका गुहा के अंतिम भाग में स्थित होती है, ठीक है। तो ये चीज आप क्या करोगे, याद करोगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या इसका पॉइंट है, वो है दोस्तों स्वर यंत्र लैरिंग्स। क्या है, स्वर यंत्र लैरिंग्स, ठीक है। स्वर यंत्र जिसे प्यार से लैरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैरिंग्स बोलते हैं। अब देखिए नाम से स्पष्ट है, स्वर यंत्र। स्वर यंत्र स्वर उपकरण, मतलब आप जो भी ध्वनि उत्पन्न होती है कुछ उस प्रकार की संरचनाएं भी हमारे क्या होते हैं, यहाँ गले में पाई जाती है, ठीक है। कंठग्रसनी के नीचे पाई जाती है ये चीजें। वहां से क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या होती है लाला, ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। आपने भी कभी सुना होगा अलग अलग पक्षियों की चहचहाट अलग होती है, महिलाओं की ध्वनि अलग होती है, पुरुषों की ध्वनि अलग होती है। तो ये सारा का सारा माजरा क्या है, ईश्वर यंत्र का ही माजरा है। आप जैसा कि चित्र में सीधा सीधा देख रहे हो, ठीक है, ये रे ईश्वर यंत्र। तो यहाँ से पॉइंट बनाओ, दिमाग लगाओ यार, रट्टा फिक्सन कब तक करोगे, कितनी चीज रटोगे रट के आखिर। तो यहाँ लिखो कि स्वर यंत्र का ऊपरी सिरा ग्रसनी से, इसका मतलब लास्ट ग्रसनी कौन सी आई थी, लास्ट ग्रसनी आई थी कंठ ग्रसनी, ठीक है। तो स्वर यंत्र का ऊपरी सिरा कंठ ग्रसनी से तथा ये ऊपरी तथा निचला सिरा किससे जुड़ा हुआ है, निचला सिरा श्वास नली से जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हुआ, श्वास नली से जुड़ा हुआ। पॉइंट बना दो बस कि स्वर यंत्र हेडिंग डालो, स्वर यंत्र डाल के लिखना होता आपको
कि यह कंठ ग्रसनी और श्वास नली के मध्य का भाग है, मध्य का एक छोटा सा भाग है। कितना भाग है? छोटा सा भाग है, ठीक है। और यहाँ क्या पाए जाते हैं? स्वर यंत्र में स्वर रज्जु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्वर रज्जु पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? आवाज उत्पन्न करते हैं। और इसका निचला भाग है वह श्वास नली से जुड़ा रहता है, श्वास नली से जुड़ा रहता है। इसके अलावा इसके ऊपरी भाग पर एक क्या पाया जाता है? घाटी ढक्कन पाया जाता है। पहले भी समझा चुका हूं, वापिस समझा रहा हूं। घाटी ढक्कन जिसे बोलते हैं एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। समझा देता हूं। घाटी ढक्कन एपिग्लॉटिस इंपॉर्टेंट है, हर कंपटीशन एग्जाम में पूछ सकते हैं। एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस। अब देखिए होता क्या है कि एक चीज यहां मैंने थोड़ा साइड में बना लिया कि जैसे ये आपकी क्या है? ग्रसनी है। क्या है? ग्रसनी है। अब ये ग्रसनी है ना, तो ग्रसनी में क्या है? जो ये भाग है ना, ये भाग है, यहाँ पर आपके क्या है? उत्तकों का बना पल्ला पाया जाता है, ठीक। उत्तकों का बना पल्ला पाया, ऐसे पल्ला नहीं कि कोई दरवाजा लगा दिया, वो उत्तकों का बना हुआ पल्ला है, ठीक है। ये क्या है? जो चिमनी नुमा संरचना आपकी ग्रसनी, आगे जाकर क्या होगी? ये तो एक आहार नाल, मतलब भोजन वाली नली का, यहाँ सारा भोजन का आमाशय वगैरह वो सिस्टम अलग हो जाएगा। और एक यहाँ से क्या होगा? कॉमन निकलेगी, वो होगी श्वास वाला भाग। अब क्या भाई, सीधी सी बात है, आप यहाँ से कोई निवाला लोगे, यहाँ से जो रोटी का मान लो कि टुकड़ा ले रहे हो, तो ये क्या होगा कि यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई जहां श्वास जानी चाहिए वहां अगर रोटी जाए तो स्थिति भयानक हो सकती है, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है? ढक्कन होता है, वो ऑटोमेटिकली जब वायु आती है तो ये क्या हो जाता है? यहाँ लग जाता है, ठीक है। तो वायु वाले पतन चली जाएगी। और जैसे ही दोस्तों क्या होती है, यहाँ पर अगर मान लो खाना आता है तो ये यहाँ लग जाता है, ठीक है। बीच में मतलब कॉमन पथ है, ठीक है। और भोजन को यहाँ चले जाने देता है। अब ऐसे तो है नहीं कि जब आप खाना खा रहे होते तो श्वास रुकता है, रुकता है? नहीं रुकता है। रुक गया तो परमानेंट कल्याण हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्या होता है कि आप यहाँ लिख सकते हो कि ग्रसनी के नीचे, कह सकते हो ग्रसनी के नीचे या श्वास नली के ऊपर। वैसे श्वास नली है तो स्वर यंत्र के ऊपर है, लेकिन श्वास नली के ऊपर एक क्या पाया जाता? उपास्थियों का बना पल्ला पाया जाता। उपास्थियों का बना क्या पाया जाता है? उपास्थियां या उत्तक कह सकते हो। उत्तकों का बना क्या पाया जाता? पल्ला पाया जाता है। और उत्तकों का बना पल्ला पाया जाता है, जो ये निर्धारित करता है कि वायु मार्ग में जाए और भोजन मार्ग में जाए, ठीक है। तो उसे बोलते हैं एपिग्लॉटिस या घाटी ढक्कन। अब देखिए कभी कभार होता क्या है कि मान लो कि ये स्थिति कभी कभी मान लो गड़बड़ कर भी देती है कि जैसे यहाँ आपने जैसे भोजन का कोई निवाला लिया, छोटा सा कण है, जाना है यहाँ चाहिए था, चला यहाँ गया, ठीक है। क्योंकि जल्दी जल्दी में खा रहे हो आनंद फानंद में, ठीक है। हमारा मस्तिष्क समझ में नहीं जाता, बेचारा समझता ही नहीं घाटी ढक्कन की कहाँ भेजे, इधर भेजे किधर भेजे, ठीक है। गड़बड़ाहट होती है ना कभी कभार, भीड़ वाली स्थिति होती है। आप मान लो कि कोई मोटर व्हीकल चला रहे होते हो, पता ही नहीं चलता यार कहाँ जाना, इधर जाए किधर जाए, तब तक क्या हो जाता है? कुछ कल्याण हो जाता है। तो यहाँ पर भी कभी कभार कल्याण हो जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर कोई निवाला गया, ठीक है, श्वास नली में गया, श्वास नली में जाते आया फेफड़ों के पास, फेफड़ा बोला भाई विदेशी लोगों का आक्रमण हो चुका है। सीधी सूचना जाती मस्तिष्क को, पर मस्तिष्क सोचता है अरे यार क्या किया जाए कि भाई विदेशी लोग आ गए, वापिस भेजो। तो उससे क्या बोलते? हिचकी बोलते। क्या बोलते? हिचकी बोलते। तभी तो बात क्या होता है? हिचकी आती है। और हमारे यहाँ क्या है कि भाई कोई याद कर रहा है, कोई लाल लाली याद करी, हिचकी आ रही है, ऐसा कुछ नहीं भैया, ठीक है। तो ये चीज क्या होती है? ये चीज है माजरा, ठीक है। तो आज के सेशन को मैं यही विराम दूंगा। जय हिंद, जय वंदे मातरम। मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जल्दी दोस्तों बीच बीच में साइंस की क्लासें आपके लिए रेगुलर आती रहेगी। और एक नया आगाज करने जा रहे हैं दोस्तों। कुछ उम्मीद है कि आर्मी या एनटीपीसी का एक कोर्स लॉन्च करेंगे, तो अपने भाइयों को भी बोल देना। अब की बार 100% कोर्स आएगा, वो श्योर है, पक्का है, ठीक है। और A1 तरीके से क्लास आएगी रेगुलर। अब हम भी फ्री है दोस्तों। पहले तो सीधी बात है ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं, तो कभी क्या है कि काम वगैरह हो जाता था, लेकिन अब काम क्या, सिर्फ पढ़ना और पढ़ाना, ठीक है। सर्दी का मौसम आ गया, अच्छा मौसम है, पढ़ो, ठीक है। चलता हूँ, जय हिंद।